हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टूडेंट्स, ये मैंने एक नया चैनल बनाया है स्पेशली फॉर द एकेडमिक स्टूडेंट, और इसमें जो मैं आज पहला वीडियो डाल रहा हूँ यह है कक्षा 12 के बोर्ड एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए इतिहास के लिए। और इतिहास का जो पहला चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियाँ। तो स्टूडेंट्स, इसके तहत ये जो चैप्टर है यह बेस्ड है हड़प्पा सभ्यता पर। हड़प्पा सभ्यता बोर्ड की नज़र से यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसका दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। हमारे मन में अगर जो पहला प्रश्न आना चाहिए वह यह है कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, या इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं। तो अगर नामकरण पर बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में जहाँ पर इस सभ्यता को खोजा गया वहाँ पर ये मैं भारत का मैप बना रहा हूँ। यहाँ से सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ गुजरती हैं। तो भारतीय महाद्वीप जहाँ पर इस सभ्यता को खोजा गया, तो सबसे पहले सन 1921 में सिंधु की सहायक नदी रावी के तट पर एक स्थल जिसे हम हड़प्पा नाम से जानते हैं, वहाँ पर इस सभ्यता को सर्वप्रथम खोजा गया। और इस सभ्यता की खोज जो 1921 में होती है, इसे दयाराम साहनी नामक एक पुरातत्व ने खोजा, जो कि जॉन मार्शल नामक एक विद्वान थे, जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, उनके अंडर काम कर रहे थे। उन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक शहर की खोज की। उसके पश्चात कालांतर में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर करीब 2000 पुरास्थलों की खोज हुई समय समय पर इस पूरे क्षेत्र में। पश्चिमोत्तर भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में लगभग 2000 स्थलों की खोज हुई। इन खोजों के पश्चात पूरे विश्व के नज़र में एक नई सभ्यता प्रकाश में आई, और पूरे विश्व के पटल पर मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यताओं के अलावा एक नई सभ्यता का अस्तित्व पूरे विश्व के सामने आया। और यह सभ्यता न केवल उनके समकालीन थी, अपितु यह उनसे कहीं अधिक विकसित थी, क्योंकि अन्य सभ्यताएं जो कि ग्रामीण थीं, जैसे ईरान में दजला फरात नदी के किनारे जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, चाहे वो अफ्रीका में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता हो, ये सभ्यताएं अपेक्षाकृत ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं जो सिंधु घाटी की सभ्यता, या दूसरे भाषा में बोले हड़प्पा की सभ्यता, तो यह सभ्यता शहरी सभ्यता थी। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इस सभ्यता के विभिन्न चीज़ें, जैसे इसके शहर कैसे थे, इसका समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसे था, यहाँ की मोहरें, मनके, उद्योग, ये चीज़ें हम जानेंगे, तब हमें मालूम चलेगा कि यह सभ्यता तत्कालीन सभी सभ्यताओं से काफ़ी आगे थी। तो सबसे पहले अब आते हैं नामकरण पर कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। तो एक बार फिर दोहराता हूँ
कि सन 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु और उसकी सहायक जो नदी है रावी उसके तट पर हड़प्पा नामक स्थल की खोज की और हमारे सामने एक नया शहर प्रकाश में आया। और कालांतर में इतिहास में ये नियम है कि जो किसी सभ्यता से रिलेटेड अगर जो शहर पहले खोजा जाता है तो उसी के नाम पर सभ्यता का पूरा नामकरण कर दिया जाता है। तो आगे चलकर जो है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास उसके आसपास पाया गया, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। हालांकि यह केवल सिंधु नदी के पास नहीं बल्कि भारत के कई जो नदियां हैं उनके पास भी अब खोजी जा चुकी हैं, तो इसीलिए अब यह नाम पूरी तरह से सार्थक नहीं रह गया है। नामकरण के पश्चात अब हम इसके उद्भव की बात करते हैं कि सबसे पहले जो है इस सभ्यता का अस्तित्व कैसे आया। तो अगर हम बात करें तो इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटनाएं आती हैं। इसमें एक जो पहली घटना है 1826, इसमें एक विद्वान थे चार्ल्स मैशोन। इन्होंने सबसे पहले अपनी एक किताब लिखी, उसमें हड़प्पा के जो शहरों का जिक्र किया, लेकिन तब लोगों का ध्यान नहीं गया। उसके पश्चात 1853 में कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। तब मज़दूरों को यहाँ पर रेलवे लाइन बनाने के क्रम में कुछ ईंटें मिली और उन्होंने जो है इसको लेकर अपने उच्च अधिकारियों के पास गए, जहाँ पर उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी थे कनिंघम महोदय। तो कनिंघम ने जो है यहाँ के पुरास्थलों पर उतना ध्यान नहीं दिया। उसके पश्चात आप ये जानते ही हैं कि सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो 1921 में हड़प्पा पुरास्थल को खोजा गया। उसके पश्चात आता है 1922 में एक अन्य पुरास्थल जिसका नाम मोहन जोदारो है, इसे खोजा गया। इसको खोजा रखाल दास बनर्जी ने। वहीं पर हड़प्पा को खोजा था दयाराम साहनी ने। आगे चलकर लगभग 50-60 सालों तक इस सभ्यता के जो है सैकड़ों पुरास्थल खोजे गए और इस सभ्यता का जो है अस्तित्व पूरे विश्व के सामने आया और इस प्रकार हमारे सामने एक विकसित सभ्यता हमारे सामने आती है। दोस्तों, अब यहाँ पर हमने नामकरण और उद्भव पढ़ लिया है। अब जो अगला टॉपिक है वो हमको देखना है कि इस सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। दोस्तों, अगर विस्तार की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः 3 देश में है। पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है अफ़गानिस्तान। यह सभ्यता इन 3 देशों में फैली है और इस सभ्यता का विस्तार की अगर बात की जाए तो यह लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम इसके
इस पुरास्थलों को अगर देश के हिसाब से देखें तो सबसे पहले अगर हम भारत में आते हैं तो भारत में इस सभ्यता का विस्तार हम देखते हैं। भारत में बात की जाए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में इस सभ्यता का जो एक प्रमुख पुरास्थल है जिसको हम मांडा नाम से जानते हैं। उसके पश्चात हम आते हैं भारत में हरियाणा में जो एग्जाम की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं आपका, एक है राखी गढ़ी और दूसरा पुरास्थल है बनावली। वहीं बात करें पंजाब में एक जो फेमस पुरास्थल मिला है वो है रोपड़। उसके पश्चात हम आते हैं राजस्थान में एक महत्वपूर्ण पुरास्थल आपको कलीबंगा दिखाई पड़ता है। दोस्तों अभी हम आगे टॉपिक में इन पुरास्थलों से कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं उनको देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आमतौर पर पूछी जाती हैं। उसके पश्चात बात करें गुजरात में तो गुजरात से ढेरों महत्वपूर्ण पुरास्थल मिलते हैं, जिसमें से पहला है लोथल, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है रंगपुर और लास्ट है आपका सुरकोटदा। दोस्तों यहाँ तक हमने एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो है देखा कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कैसे यह सभ्यता जो है हमने खोजी। उसके पश्चात हमने इसका जो है उद्भव प्रारंभ से देखा कि कैसे चार्ल्स मैसों ने इसका जिक्र किया। फिर कनिंघम महोदय का हमने जिक्र देखा। उसके पश्चात पहली बार 1921 में हड़प्पा को खोजा गया, 22 में मोहनजोदाड़ो को खोजा गया। फिर हमने देखा कि भारत में इसका विस्तार क्या है। तो भारत में हमने इसके पुरास्थलों को देख लिया है। तो आज के इस जो वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके अगले भाग में हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कौन से महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं उनको देखेंगे। उसके पश्चात जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कि इन पुरास्थलों से कौन सी वस्तुएं मिली हैं या कौन सी प्रसिद्ध इमारत, स्मारक या मोहरें मिली हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके पश्चात हम जो है क्रम से पढ़ेंगे यहाँ का शहरी स्थापत्य, फिर हम यहाँ की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, फिर यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पर जो है इस सभ्यता की कलाकृतियाँ पढ़ेंगे और लास्ट में हम इस सभ्यता का पतन कैसे होता है यहीं पर ये टॉपिक जो है समाप्त करेंगे। फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और अति लघुत्तरीय और MCQs उनको देखेंगे और आंसर कैसे लिखना है उसको हम देखेंगे। तो आगे जो है वीडियो अपलोड की जाएगी समय के साथ। धन्यवाद।